एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम दो चीज मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। तो आफ्ताब के प्रेजेंट एज को एक्स मान लो और उसकी डॉटर का जो प्रेजेंट एज है डॉटर के प्रेजेंट एज को y मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दो लोग हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का चैप्टर है, तो दो वेरिएबल्स हमने मान लिए। अब पहला लाइन कह रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर 7 years ago। 7 years ago मतलब 7 साल पहले। आई वॉज 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारे उम्र के 7 गुना थी। वो कह रहा है कि आप जितने उम्र के थे उस टाइम पे, उस टाइम के उम्र से मेरा उम्र 7 गुना था, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले मतलब यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ पे y माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्ताब का जो वैल्यू था विच इज x माइनस 7, ये y माइनस 7 का 7 गुना था। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अगर हम माइनस y को दूसरे साइड में भेज देते हैं तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया मेरा पहला इक्वेशन। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, ठीक है ना। ये अलग इंफॉर्मेशन हो गया। पहला लाइन एक इंफॉर्मेशन था, उससे हमने एक इक्वेशन बनाया था। ये मेरा दूसरा लाइन होगा, यहां से मैं दूसरा इक्वेशन बनाऊंगा। सो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शॉल बी 3 times as you will be, सॉरी, आई शॉल बी 3 times as old as you will be। तो यहाँ पे आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है कि अभी से 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होने वाली है और जो मेरी एज होने वाली है, तो वहां पे मेरी जो एज होगी वो तुम्हारे एज का 3 गुना होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन वाइज कैसे लिखोगे, इसको इक्वेशन वाइज लिखोगे, अभी से 3 साल बाद आफ्ताब अगर अभी x ईयर्स का है तो 3 साल बाद वो x प्लस 3 का हो जाएगा, और इसकी डॉटर अगर अभी y ईयर्स की है तो 3 साल बाद वो y प्लस 3 ईयर्स की हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी से 3 साल बाद जो आफ्ताब का एज होने वाला है वो उसकी डॉटर के एज का 3 गुना होने वाला है, ठीक है। तो यहां से हमको दूसरा इक्वेशन मिलेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। यस यस आकाश, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। तो यहां से फाइनली हमको पहला इक्वेशन मिल गया और यहां से मेरे को दूसरा इक्वेशन मिल गया। लोगों को इसी में दिक्कत हुई होगी या और कोई दिक्कत है, बताओ।
मेन तो इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाने में ही दिक्कत हुई होगी यहाँ पे। यस डन है गाइस, आगे बढ़ूं? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, दिव्यांशु भेज सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है लास्ट में, बट मेन थिंग वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द इक्वेशन। इज द स्टार्टिंग ऑफ द इक्वेशन क्लियर विथ यू? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 3.1 हो गया सॉल्व, आते 3.2 के ऊपर। हाँ, तो ये हो गया मेरा 3.2। बताइए 3.2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो मना किया था, 2, 3 और 4 मना किया था, बाकी 1, 5, 6, 7 सॉल्व किए हो? 1, 5, 6, 7 सॉल्व किए हो? बताओ क्या दिक्कत हुई है वहां पे? चैट बॉक्स में डालो। क्वेश्चन नंबर 6 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। आकाश 1 का कौन सा कह रहे हो? अनम्यूट कीजिएगा तो एक बार खुद को। आकाश अनम्यूट करो। क्या नो ऑप्शन? अनम्यूट करके बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं दिख रही है। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स में बॉयज है और गर्ल्स है। अच्छा अच्छा, करो अनम्यूट। सर ऑप्शन 1 नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकंड हम गलती से फर्स्ट टाइप कर दिए थे। अच्छा, कौन सा वाला? ये 5 पेंसिल्स वाला कह रहे हो? स्क्रीन पे देखो ना, कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, क्या किया था आपने सॉल्व, बताओ। बताइए क्या क्या अप्रोच था आपका सॉल्व करने के लिए? सर सर हम सबसे पहले पेंसिल को पेंसिल पेंसिल क्या? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है ठीक से यार। ओके चलो, सी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट है 50 रुपया। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का टोटल कॉस्ट है 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वेरिएबल मानोगे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, cost of one pencil is equal to rupees x, and cost of one pen, cost of one pen आप यहां पे मानोगे रुपीज y। ठीक है, एक पेंसिल का कॉस्ट है x और एक पेन का कॉस्ट माना है आपने y। तो अगर आप मार्केट में 5 पेंसिल्स और 7 पेन खरीदने गए थे और उसमें अगर आपको 50 रुपए का कॉस्ट पड़ा, तो कैसे इक्वेशन बनाओगे ना, यहाँ पे क्या बनाओगे इक्वेशन?
इक्वेशन आपका रहेगा कि एक पेंसिल में x रुपया खर्च हो रहा है, तो 5 पेंसिल में 5x खर्च होगा 5x। ठीक है राहुल, स्क्रीन पे नाम दिख जाता है जब कोई एनोटे वो करता है। तो 5x हो गया। उसके बाद 7 पेन्स, 7 पेन्स, एक पेन का कॉस्ट है y रुपीस, तो 7 पेन्स का कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। एंड दिस इज कमिंग आउट एज 50 रुपीज। तो ये टोटल कितना हो गया 50 रुपए का। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन सेम, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 पेन मतलब 5y, दिस इज इक्वल टू 46। अब आपको इसका इक्वेशन मिल गया। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, तो ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है ग्राफ पे प्लॉट करना। अब ये आई थिंक इक्वेशन में ही दिक्कत हुई होगी, ग्राफिकल मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है। और चैट में क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है दिव्यांशु, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है 6 तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। 5 और 5 बताओ, 5 डन। 5 और 7 में कोई दिक्कत किसी को? 5 और 7 में कोई दिक्कत एनीवन? फाइव में अच्छा ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में बात कर रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो मतलब एक कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ, whose length is 4 मीटर more than its width। तो ये इंफॉर्मेशन किसका है? ये इंफॉर्मेशन उस रेक्टेंगुलर गार्डन का दिया हुआ है। ठीक है ये इंफॉर्मेशन उस रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो आपको क्या करना चाहिए, उस रेक्टेंगल के लेंथ को हम मानेंगे x, रेक्टेंगल के लेंथ को मान लो x, और उसके विड्थ को मान लो, या ब्रेथ हो गया उसको मान लो y। तो पहला पार्ट कह रहा है कि लेंथ जो है उसका विड्थ से 4 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा लेंथ मतलब x इज इक्वल टू y प्लस 4। फिर आपका जो दूसरा इक्वेशन है, वो दूसरे इक्वेशन में लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बिल्कुल। वो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन के बाद कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो ये अलग इंफॉर्मेशन है, ये उस गार्डन के डायमेंशंस के बारे में बोल रहा है। फिर से कॉमा लगा दिया। ठीक है इज 36 मीटर। तो इसका मतलब है कि जो पेरीमीटर जो 36 वो क्या चीज था 36, दैट 36 वाज एक्चुअली पेरीमीटर का जो हाफ है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो है 36। ठीक है अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेंके, तो दैट इज 2x, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 2, ये 36 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अगर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन यहां से और पहला इक्वेशन यहां से। ठीक है डन पिंकी, कोई डाउट इसमें? इक्वेशन दो गाइस, जैसे वेरिएबल दो था, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर शुरू किया था कल के दिन में, तो भी आप लोगों को यही चीज बताई थी कि हर क्वेश्चन में आप दो इक्वेशंस के साथ डील करोगे और दो वेरिएबल्स भी रहने वाले हैं। ठीक है तो इसी के साथ ज्योमेट्रिक, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, एक चीज बच गई थी। अब अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट, how to find out that a given pair of linear equations
has unique solution, or infinite solution or no solution, without actually solving it. तो अब आपको यह समझना है कि कोई अगर इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है तो उस इक्वेशन को देखते ही आप कैसे बता सकते हो कि उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए। तो इसके लिए आपको अपने एनसीईआरटी का टेबल नंबर 3.4 है, टेबल नंबर 3.4 which has all the explanations needed, उसी टेबल में सब कुछ है और वो टेबल सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। रीजन बता रहा हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका बोर्ड्स में यू गेट वन क्वेश्चन एवरी ईयर, हर साल एक क्वेश्चन रहता है और कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। तो ये वाले टेबल की मैं बात कर रहा था, ध्यान से देखिए इस टेबल को। सबसे पहली चीज, अंकित, डिपेंड करता है, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर भी रहते हैं, बट सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा के नहीं होते। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन हो जाता है तो 3-4 नंबर में निकल जाता है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आप देखो कि यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको याद होगा कल बताया था आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होता है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा इक्वेशन होता है। तो ये मेरे 2 इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। अब आपको क्या करना है, आप रेशियोज कैलकुलेट करोगे। आपका यहाँ पे इस मेथड में मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है रेशियोज को कैलकुलेट करना, ठीक है, रेशियोज को कैलकुलेट करना। अगर रेशियोज का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो निकालोगे, दोनों के y कोफिशिएंट का रेशियो निकालोगे, एंड दोनों के z कोफिशिएंट का रेशियो निकालोगे, सॉरी c1 अपॉन c2। तो एक्चुअली में गाइस हम उनके इन रेशियोज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों के x कोफिशिएंट की रेशियो, दोनों के y, दोनों इक्वेशन में y कोफिशिएंट की रेशियो और दोनों इक्वेशन के z कोफिशिएंट की रेशियो, उनको कैलकुलेट करने के बाद बता सकते हो आप कि वो इंटरसेक्टिंग होगा, इनफाइनाइट होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल लाइन होगा, एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल दिया गया है और इंपॉर्टेंट है ये, a1 by a2 not equal to b1 by b2 जब होता है, then it is a case of unique solution. When a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it is a case of no solution. Next, अगर तीनों रेशियोज बराबर है, मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then this is a case of infinitely many solutions. And third case, जब पहला 2 रेशियो बराबर होता है लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं है, तो पहला 2 रेशियो तीसरे के बराबर, तीसरा रेशियो के बराबर नहीं होता है, तो दैट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, दैट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। अब आ जाओ इस एग्जांपल के पास में, इसको ऑब्जर्व करो ठीक से कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहले अगर आप x कोफिशिएंट देखोगे तो ऊपर x कोफिशिएंट है 1 और नीचे x कोफिशिएंट है 3, तो इसीलिए यहाँ पे 1/3 आया है, ठीक है। अब आ जाओ y कोफिशिएंट के ऊपर, y कोफिशिएंट है ऊपर -2 और यहाँ पे y कोफिशिएंट है 4,
कोफिशिएंट मतलब क्या हो, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ -2 दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल के साथ +4 दिख रहा है, तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या आएगा, -2 अपॉन +4। और यहाँ पे लास्टली कांस्टेंट, तो पहला इक्वेशन में क्या है गाइस, कि पहला इक्वेशन में कांस्टेंट है ही नहीं, पहला इक्वेशन में कांस्टेंट है ही नहीं, तो C1 0 हो गया। और दूसरा इक्वेशन में ये आपका C2 है, तो C2 यहाँ पे -20, तो 0/-20। अब क्योंकि यहाँ पे A1/A2 का वैल्यू 1/3 था एंड B1/B2 का वैल्यू -1/2 था, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आपको सॉल्व के बिना आप कह सकते हो कि इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन रहने वाला है। आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में x का कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 आपका A1/A2 हुआ। फिर y कोफिशिएंट ऊपर 3 है, नीचे 6 है, तो ये आपका 3/6 हो गया। एंड z कोफिशिएंट आपका -9/-18 है, क्योंकि देखिए z कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर रहा था एक्चुअली, तो कांस्टेंट ये -9 लोगे, +9 नहीं लोगे। सिमिलरली यहाँ पे -18 लोगे। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे गाइस, तो आप देखो कि यहाँ पे जो 2/4 था, 2/4 कट कुटा के 1/2 ही बनेगा। उसके बाद हमारे पास 3/6 था, ये 3/6 भी कट कुटा के 1/2 ही बनेगा। एंड लास्ट में हमारे पास -9/-18 था, तो -9/-18 का वैल्यू भी कट कुटा के कितना है, माइनस माइनस ऊपर नीचे से कट गया, 9 और 18 एक दूसरे से कटेगा तो 1/2 आएगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे तीनों के तीनों रेशियोज जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। और जब तीनों रेशियो सेम होते हैं तो वो केस होता है किसका, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होता है। और लास्ट में नो सॉल्यूशन के लिए देखो, यहाँ x के साथ पहला इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाइड है और यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 आ गया। सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 2 है, y के साथ अब 2 दिख रहा है और नीचे y के साथ 4 दिख रहा है, तो ये 2/4 हो गया। कांस्टेंट वाला पार्ट ऊपर -4 है, नीचे -12 है, तो इसीलिए ये -4 डिवाइडेड बाई -12 हो गया, -4 डिवाइडेड बाई -12 हो गया। अगर आप ये रेशियोज की बात करोगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेशियोज की बात करें तो पहला रेशियो तो 1/2 है, दूसरा रेशियो देखोगे तो 2/4 हुआ, 2/4 हुआ, ये भी आपका 1/2 आ गया। और तीसरा रेशियो देखोगे तो वो -4 अपॉन -12 है, -4 अपॉन -12 है, ये आपका 1/3 हो गया। ठीक है, ये आपका 1/3 हो गया। तो फाइनली ये वाला वैल्यू इसके साथ तो बराबर है, ठीक है, बट इसके साथ बराबर नहीं है। तो जब मेरा पहला दो रेशियो तीसरे रेशियो के बराबर नहीं होता है तो वो वाला केस होता है नो सॉल्यूशन, वो केस होता है नो सॉल्यूशन। हाँ अंकित, वो 1/3 हुआ ना, तो अब बाकी दोनों रेशियो के बराबर नहीं था, इसीलिए वो नो सॉल्यूशन का केस बना। अगर ये भी 1/2 हो जाता तब तीनों रेशियो सेम हो जाते, और तीनों रेशियो सेम हो जाते तो फिर उसको आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देते, ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देते। तो फाइनली अगर हम इसका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाए, देखिए इसका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर मेरे पास दो इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले तो आप इधर करोगे दो काम। फर्स्ट थिंग इज आप कैलकुलेट करोगे a1/a2, आप दोनों जगह पे a1/a2, सॉरी, तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे स्टेप 1 होगा, एक तरीके से कह सकते हो, तो दैट विल बी कैलकुलेट a1/a2 कॉमा b1/b2। पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जब आप ये कैलकुलेट करोगे दोनों रेशियोज, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रेशियो इक्वल है,
पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रेशियो इज इक्वल। रेशियो यहाँ पे इक्वल होने का मतलब क्या होगा, दैट आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो उस केस में आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। उस केस में आप बोलोगे क्या, बोलोगे आप यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। आपने क्या किया, अरे 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 अरे, रेशियो इज इक्वल कह रहा हूं, रेशियो इज नॉट इक्वल, रेशियो इज नॉट इक्वल। जब रेशियो इक्वल नहीं होगा उस केस में नो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर रेशियो इक्वल आ गया, लेकिन जब रेशियो इक्वल आ गया, रेशियो इज इक्वल, तो उस केस में फर्दर दो केसेस में ब्रेक हो जाएगा गाइस। उस केस में ये फर्दर दो केसेस में ब्रेक हो जाएगा। पहला होगा जहां पे फिर आप कैलकुलेट करोगे C1/C2, मतलब दोनों ही केस में फिर आप C1/C2 को कैलकुलेट करोगे। और अगर आपका C1/C2 का जो रेशियो है वो बाकी दोनों के बराबर आ गया, अगर ये बराबर आ गया तो ये आपका केस बन जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। और अगर यहाँ पे C1/C2 को बराबर नहीं आता है, मतलब ये बनेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों ही केस में हमारी शुरुआत, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 कैलकुलेट करके। अब अगर वो रेशियो बराबर नहीं आया तब तो आप इजीली बोल देना यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो रेशियो बराबर आ गया, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बोला गया है, उस केस में आपको दोनों ही जगह पे C1/C2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको C1/C2 दोनों ही जगह पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपका C1/C2 बराबर होता है, अगर आपका C1/C2 बराबर होता है तो उस केस में वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपका C1/C2 बराबर नहीं होता है बाकी दोनों रेशियोज के केस, तब आप वहां पे नो सॉल्यूशन बोलोगे। इज दिस प्रोसेस क्लियर टू एवरीवन नाउ? ये फ्लो चार्ट क्लियर है? अगर a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल आया तब जाकर हम C1/C2 कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। दिव्यांशु पूछ रहा है सर हाउ टू कैलकुलेट C1/C2। दिव्यांशु जो भी वहां पे वैल्यूज होगा उसी का रेशियो कैलकुलेट करोगे ना। अभी मान लो अगर हम एक बार एनसीईआरटी पे ही चले, तो यहाँ पे C1, यहाँ पे आपका C1 क्या रहेगा इस इक्वेशन में, देखो इधर, तो यहाँ पे आपका C1 है -9 कांस्टेंट, और C2 क्या है आपका, C2 है -18। तो C1/C2 इसलिए क्या यहाँ पे आया है, -9/-18 आया है। C1 C2 आपके कांस्टेंट हो गए, A1 A2 x के कोफिशिएंट्स हो गए, B1 B2 आपके y के कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको छोटा सा काम देता हूं जल्दी से। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, और आपको सिर्फ यहाँ पे वो ही काम करना है। ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को देखना है और बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। और वो आप कैसे करोगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो आप इन रेशियोज को कंपेयर करके आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, 8 क्वेश्चन है, आपको मैं 6 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन है, 6 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ सर। 8 questions, 6 minutes.
हरी अप एवरीवन, ट्राई कीजिए। अच्छा, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो देखे कि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहीं पे कर रहा हूं। देखिए 2 का 1, हाँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा a1/a2। a1/a2 कितना आ रहा है? 5/7। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा b1/b2। b1 होता है y के साथ, तो ऊपर में y के साथ -4 है और नीचे y के साथ 6 है, तो -4/6। अब गाइस मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट बताया था कि पहले हम a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो वहीं पे रुक जाना, क्योंकि वो आपका केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन का, क्योंकि वो आपका केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, बोर्ड में इतना ही लिखना है बस, सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore इसका लाइन कैसा होगा, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। वेरी गुड पिंकी, पिंकी ने तीनों सॉल्व कर लिया 2 का। तो जिसको भी दिक्कत हो रही है वो इस तरीके से करेंगे। रागिनी वेरी गुड, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूं। ठीक है ना, 2 को सॉल्व करो यहाँ पे। तो 2 वाले में अगर आप a1/a2 कैलकुलेट करोगे तो a1/a2 आपका आएगा 9/18। 9/18 हो गया आपका 1/2। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे b1/b2। b1/b2 यहाँ पे हो जाएगा 3/6, फिर से हो जाएगा 1/2, एंड c1/c2 हो जाएगा यहाँ पे 12/24। 12/24 फिर से हो गया आपका 1/2। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि क्योंकि तीनों रेशियो बराबर आया है, तीनों रेशियो बराबर आया है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। थर्ड वाला लिखोगे आप, थर्ड वाला a1/a2, ये हो गया मेरा 6/2। 6/2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा गाइस 3/1। फिर आते हैं b1/b2 के ऊपर। b1/b2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3 डिवाइडेड बाई -1। ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -1, माइनस ऊपर नीचे से कटेगा तो ये भी 3/1 आ गया गाइस। एंड लास्टली c1/c2। c1/c2 कितना दिख रहा है आपको अब, वो तो 10/9 दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, so therefore it is a case of no solution, therefore it is a case of no solution। पैरेलल लाइंस बनेंगे। यस पीयूष बोलिए, अनम्यूट कर सकते हो आप पीयूष। कौन सा पार्ट में कह रहे हो, कौन सा पार्ट? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है पीयूष कि आप जब a1/a2 निकालोगे तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 5/7। फिर आप b1/b2 निकालोगे, उसका वैल्यू कितना आया, तो -4/6। ये आपका कहने के लिए -2/3 हो गया। और अगर आप c1/c2 भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया 8/9। अब यहाँ पे आप लिखोगे, आप देखोगे कि पहला दो रेशियो ही सेम नहीं है। पहला दिख रहा है क्या पीयूष, देखो a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/3 है, दोनों सेम नहीं है ना। तो नो हम सर। लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस a1/a2 is not equal to
b1 by b2. Therefore this is a case of unique solution. ठीक है पीयूष, क्लियर? यहाँ पे c1 by c2 का ना कोई जरूरत नहीं पड़ा। ओके तो गाइस आई थिंक इसी के साथ हम इसको ये वाला पार्ट डन हो गया 3.2, बिकॉज सेम क्वेश्चन रिपीटिशन है 3 में भी और सेम रिपीटिशन है 4 में भी। सेम रिपीटिशन 3 में भी है और सेम रिपीटिशन 4 में भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 का 1, तो ये 3 का 1 दिख रहा है 1 सॉल्यूशन, 3 का 2 1/2 1/2 नॉट इक्वल, तो ये 0 सॉल्यूशन। इसकी बात करें तो 1/6 नो सॉल्यूशन, ये भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद ये -1/2 -1/2 -1/2, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये 2/3 2/3 2/3, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन, अगला 2 नो सॉल्यूशन और अगला 2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से। तो इसी के साथ हमारा 3.2 डन, 3.2 पूरा खत्म। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। 4 में ग्राफ भी है, कह रहे हो which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो अंकित आई डोंट थिंक इसमें अभी करने की कोई जरूरत है। आप रेशियो के हेल्प से आप निकाल सकते हो कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो फिर उसका ग्राफ बनाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ग्राफ बनाना आता ही है तो उस पर हम टाइम अभी अपना नहीं लगाने वाले। ग्राफ के ऊपर हमने कल खूब सारे क्वेश्चंस किए थे, राइट? सो आगे बढ़ते हैं और देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं इस चैप्टर के अंदर। कह सकते हो गाइस कि 30% चैप्टर कवर हो चुका है। 30% चैप्टर यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटेड टिल नाउ, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटेड टिल नाउ। इसमें हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन टू, कह सकते हो पहले तो हमने रिवीजन किया क्लास 9 का। उसके बाद फिर हमने कल देखा था व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का कोई बता सकता है अनम्यूट करके? लेट्स से रुकिए मैं ही पूछता हूं। हाँ तरन। सर a1x प्लस a1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस a2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, तो वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, एक छोटा सा कंडीशन रहता था साथ में, याद है क्या किसी को? ए और बी के लिए। यस सर। सर a और b x एंड y दोनों एक साथ सर 0 नहीं हो सकते हैं। अच्छा, निहारिका जो पॉलिनोमियल्स का टेस्ट होगा ना वो आपको रूटीन के साथ ही बता दिया जाएगा कल के दिन में। ठीक है, नेक्स्ट वीक रखेंगे हम लोग, रूटीन के साथ ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, अब लेट्स से मैं थोड़ा सा पूछता हूँ रागिनी से। रागिनी अनम्यूट कीजिएगा खुद को। यस सर। रागिनी बताओ कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने के बाद अगली चीज डिस्कस की थी क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट? यस सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कितने केसेस होते हैं? सर 3 केसेस, राइट? यस। कौन से केस? एक केस बता दो उसमें से कोई भी। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ग्राफ पे? तो उसमें एक सॉल्यूशन हमें मिलता है। एक सॉल्यूशन मिलता है ऑब्वियसली, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। मैं कह रहा ग्राफ पे कैसे पता चलता है? सर दोनों पॉइंट जहाँ मिलेंगे। तो कहने के लिए वो जो लाइन होती है वो एक ही पॉइंट पे मिलती है सिर्फ। यस। ठीक है, लाइन मीट्स एट ओनली वन पॉइंट। सुमित अनम्यूट करना एक बार खुद को।
यस सर। सुमित दूसरा केस बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। सर इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट इन- सॉल्यूशंस। वो कैसे पता चलता है ग्राफ पे? सर उसका सर मतलब कि सर एक ही सर लाइन पर सर सेकंड लाइन भी जाता है। तो उसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट अवनीश, अनम्यूट करना। हाँ सर। तीसरा केस क्या होता है? तो नो सॉल्यूशन। और ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन? पैरेलल लाइन, पैरेलल पैरेलल लाइन। लाइंस बनेगा, ठीक है। तो ग्राफिकली हम मेनली ये तीन चीजें हमने देखी थी। और फिर हमने आज के दिन में देखा है हाउ टू आइडेंटिफाई कंसिस्टेंसी। हाउ टू आइडेंटिफाई कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी मतलब यही कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। इसके लिए हमने आपको क्या बोला है? 3 केसेस बताए हैं, राइट? ये जो आज हमने किया है, पीयूष, आज जो हमने किया है उसमें से कोई एक केस बताओ। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता चलता है? पीयूष, यस सर। यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? आपने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा था यूनिक वाला ही था, तो बता दो प्रोसेस क्या होता है। सर ये कल बताए थे। आज बताए थे, आज ही तो पढ़े हम लोग इसके ऊपर। अभी जो आपको क्वेश्चन दिया मैंने एनसीईआरटी का, वो तो यही था ना। हम रेशियो निकाल के जो रेशियो के बेसिस पे जो डिसाइड करते हैं। अभी जो मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस दिए पीयूष, यस किसके सर। बेसिस पे दिए? इसी रेशियो के बेसिस पे ना। आपने उसमें से एक क्वेश्चन भी पूछा मेरे को अभी। मैं कह रहा हूँ कि वही प्रोसेस समझ में आया तो बताओ एक। सर हम जिस समय ज्वाइन किया वही बता रहे थे, इसीलिए हम पूछे सर। अच्छा, फराज, यस सर। यूनिक सॉल्यूशन रेशियो के हेल्प से कैसे पता चलता है? सर A1/A2 is not equal to B1/B2. इज नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट? बस यही पूछना चाहता हूं मैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस शुड बी क्लियर इन आवर माइंड गाइस, ठीक है। राहुल, राहुल अनम्यूट करो। यस सर। राहुल, नो सॉल्यूशन कैसे पता चलता है? सॉरी सर। नहीं पता, ठीक है। नहीं सर। अभी बताया यार, अभी आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। निहारिका, निहारिका बताइए नो सॉल्यूशन कैसे? Yes, sir. A1 by A2 is not equals to, sorry, is equals to B1 by B2, but B1 by B2 is not equals to C1 by C2. ठीक है, तो बेसिकली ये दो रेशियो इसके बराबर नहीं रहते। किशोर, किशोर, यस सर। लास्ट वाला केस कौन सा बच गया? अनलिमिटेड सॉल्यूशन। अनलिमिटेड वाला, राइट? अनलिमिटेड पैक Many जैसे। solution. ठीक है, चलो बताओ रेशियो से कैसे पता चलेगा? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. बस खत्म। तो आपको ये रेशियोस निकालना आना चाहिए। निकालना आना तो कोई बड़ी बात है नहीं, दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होंगे और रेशियो के बेसिस पे हम बताएंगे। तो इतना पार्ट जो अभी तक किए ना कल और आज की क्लास में, ये हमारा एनसीईआरटी से 2 एक्सरसाइज कवर कर चुका। एनसीईआरटी से 2 एक्सरसाइज कवर कर चुका। 5-6 एक्सरसाइजेस या 7 एक्सरसाइजेस है, बट ये 30% कवर कर चुका है। मान के चलो कि हाई चांसेस है कि इतने में से ही 3-4 नंबर आ सकता है। अगर आप पास्ट के पेपर्स को उठाओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बार ग्राफिकल के ऊपर ही 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। मॉड्यूल सुमित वो हम लोग उसका वो करेंगे अभी, ठीक है, करेंगे अभी वो। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
मॉड्यूल का डाउट्स का डिस्कशन रखेंगे। अभी मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे क्योंकि कल ही क्लास थी। तो अब हम थोड़ा सा, बिकॉज अभी 5:21 हो रहा है, 40 मिनट बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि अभी मैं आप लोगों को एल्जेब्रिक वे भी थोड़ा सिखाऊं, ठीक है? एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग। और गाइस यहीं पे कह सकते हो कि अगला जो मेथड, एक दो मेथड हम सीखेंगे एल्जेब्रिकली, इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ही मेनली बचते हैं। सुमित, मॉड्यूल का आई थिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे बता दिया है क्या आपको? आई थिंक पहला 2 एक्सरसाइज करना था शायद, और नहीं बताया तो मैं दोबारा बता दूंगा। तरन कह रहा है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तरन, आर यू टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज? ओके, दिस क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा है क्वेश्चन, क्या सबसे हो गया था? कंगना बताइएगा, क्वेश्चन कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे? नो सर। तो बताया क्यों नहीं? किसी ने नहीं पूछा मेरे से ये क्वेश्चन। चलिए तरन, बताओ आपने इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट क्या किया है? सर जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पे है ना सर, उधर से सर समझ में नहीं। जैसे सर ये तो समझ में आया कि ड्रॉ करना है, तो 2 इक्वेशन दिया है, तो सर उसमें हम लोग को ये लीनियर इक्वेशन दिया है, तो हम लोग को पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। लेकिन सर इसमें थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, समझने में मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो आपने ग्राफ बनाया दोनों का? नहीं बना बनाया रहे थे ना? सर, बना रहे थे सर, लेकिन थोड़ा दिक्कत होने लग रहा है उसमें, सुनो सर सुनो, समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आप बताओ इसका ग्राफ आपने अपनी कॉपी में कैसे बनाया होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ऐसे करके, ठीक है? अब एक बार अगर हम यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? 1 दिख रहा है मेरे को। और एक बार अगर हम लोग y को 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सर ये -1। ठीक है। अब अगर मैं इसको सर प्लॉट करता हूँ तरन, तो होगा यस क्या? सर। आई थिंक ये होगा कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है? इस तरीके से यस लाइन सर। बनेगी। मान लो कि ये मेरा पॉइंट था A, और मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट था B। तो मेरा इस हिसाब से ये मेरा A पॉइंट हो जाएगा, सॉरी ये मेरा A पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा B पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? दूसरा इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने? दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हो तो आपको y मिलेगा यहाँ पे कितना? 6 मिलेगा। और यस अगर सर। हम यहाँ पे अब y को 0 रखते हैं तो 4 हमको x कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा, 4। ठीक है? अब हम इसको C पॉइंट नाम दे देते हैं और इसको D पॉइंट नाम दे देते हैं। तो C पॉइंट मेरा हो गया 0,6। अगर आप उसको प्लॉट करने जाओगे तो वो आएगा कुछ 0,6 मतलब y एक्सिस, ठीक है? और 4,0 x एक्सिस। तो देखो तरुण, वो कुछ इस तरीके का केस बनेगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, बट ऐसा ही शेप बनने वाला है। तो इसमें ये आपका हो जाएगा C पॉइंट और ये आपका हो जाएगा D पॉइंट, ठीक है? और ये लोग जहां पे मीट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मान लो M नाम दे दिया मैंने, इस पॉइंट को M नाम दे दिया, ठीक है? तो अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन है, देखो मैंने अभी आगे कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने बस पहला लाइन लिखा, देखा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। तो मैंने सिर्फ तरन इन दो इक्वेशंस को देखकर इसका ग्राफ बनाया। अब आगे की लाइन को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस विद द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल बन रहा है बाय द फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो इन दो लाइन से ट्रायंगल बन रहा है और वो दो, अब देखो एक ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3। तीन। यस तो सर। तीन में से दो साइड आपका ये लाइन का दो साइड हो जाएगा। कहीं ना कहीं लाइन का दोनों लाइन का कुछ हिस्सा जो होगा वो ट्रायंगल के दो साइड्स बन जाएंगे। और आपका तीसरा साइड क्या होगा? दिस विल बी द एक्स एक्सिस, ठीक है? अब आप डायग्राम को देखो, तो डायग्राम में अगर देखोगे तो मैं इसको शेड अगर करूं, हाँ अगर मैं इधर शेड करता हूं, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एम बी डी, ये जो एमबीडी ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल किसके किसके से बन रहा है बताओ? ये इसमें ब्लैक कलर वाली जो लाइन है उसका एक हिस्सा साइड बन रहा है,
कि जो ग्रीन कलर वाली लाइन है उसका कुछ हिस्सा दूसरा साइड बन रहा है, और ये BD जो है वो एक्स एक्सिस का पार्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रायंगल जो कह रहा था ना क्वेश्चन, वो एक्चुअली में ट्रायंगल कौन सा होगा, तो दैट ट्रायंगल विल बी BDM ट्रायंगल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि यहां पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, ये होगा ये वाला पार्ट, तो अल्टीमेटली ट्रायंगल किससे बना है, इन दो साइड्स, इन दो लाइंस, और ये एक्स एक्सिस से ही तो बना है ना। अब आपको Yes, sir. इसके साथ क्या पूछा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे देखोगे तो M B और D हो रहा है, M B और D हो रहा है, जिसमें से B हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और D हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बचा क्या, M बचा। तो जब आप ग्राफ पेपर में इसको बना रहे होगे तो क्या M का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं? सर दोनों 2/3 आया था, 2 और 3 2 आया और था, 3। यस सर। हाँ सही आया था फिर। तो 2,3 इसका पॉइंट आ गया। तो आपको B पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, आपको D पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, M का भी पता चल गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। आपसे यही पूछा गया है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और क्या पूछता, सोचो, इसके आगे क्वेश्चन आपसे पूछता कि उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो आप क्या करते, M पॉइंट से, ठीक है, M पॉइंट से आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देते, ये परपेंडिकुलर आता, और मान लो कि ये P पॉइंट यहाँ पे MP पॉइंट हो गया, तो MP आपका यहाँ पे हाइट हो जाएगा और BD आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा, BD ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब बेस आपको पता है कि B पॉइंट है मेरा -1,0 और D पॉइंट है मेरा 4,0, तो कहने के लिए -1 से लेकर 4 तक का वैल्यू कितना हो गया, 5 यूनिट्स का हो गया। और MP लेंथ, M का कोऑर्डिनेट आप ही ने अभी बताया है 2,3, तो MP का वैल्यू कितना होगा, जितना उस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट है, तो वो हो गया 3 यूनिट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा तो यहां से हमारा MP पॉइंट आ जाएगा, MP पॉइंट कह रहा हूं, जो हाइट है ये हो जाएगा 3 यूनिट का, और ये जो मेरा BD है ये हो जाएगा 5 यूनिट का। तो अब आपको बेस मिल गया, आपको हाइट मिल गया, आप ट्रायंगल का एरिया भी आराम से निकाल सकते हो। और आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बोलो क्लियर है यहाँ पे तरन, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस अब हम शुरू करते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग। ये अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया और ये बाकी सारी चीजें, 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आते हैं एल्जेब्रिक मेथड पे। तो सबसे पहले आता है सबसे आसान मेथड जो इसमें रहता है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर बात करें तो नाम से ही आपको वो वर्ड आ जा रहा है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है क्या, रिप्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लेट से हमारे पास 2 इक्वेशन आया है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो हम याद रखते हैं, हम प्रोसेस को याद रखते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, तो उस प्रोसेस को समझना है आप सबको। तो यहाँ पे लेट से x + y = 5 एंड x - y = 3। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि सिलेक्ट एनी इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, एंड देन राइट one variable in terms of another, and then write one variable in terms of another। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन को चूज करो,
कोई भी इक्वेशन को चूज करो और उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो बताइए राहुल बताओ कौन सा इक्वेशन चूज करें, कौन सा इक्वेशन, कोई भी चलेगा। इक्वेशन 1 को चूज करें या इक्वेशन 2 को? इक्वेशन 2 कह रहा है वो, ठीक है, तो 2 कह रहा है तो 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 को हमने चूज किया, राइट, ये मेरे पास आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आपको मैंने अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। इसका मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल को हम दूसरे के टर्म्स में लिखेंगे। तो कहने के लिए एक वेरिएबल को पूरा अकेला करेंगे एक साइड में इक्वेशन का, और बाकी सबको इक्वेशन के दूसरे साइड में भेजेंगे। एक वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में रखोगे सिर्फ अकेले, और बाकी सारी चीजों को दूसरे साइड में भेजोगे। तो बताइए आकाश बताओ, x को y के टर्म्स में लिखना चाहते हो या y को x के टर्म्स में लिखना चाहते हो? इसकी आवाज का ही प्रॉब्लम है, बताइए कोई। निहारिका बताओ, x को y के टर्म्स में लिखे या y को x के टर्म्स में? सर x को y के, x को y के टर्म्स में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं x को एक साइड में रखूंगा और बाकी सबको दूसरे साइड में भेज दूंगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, x मेरा लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ मुझे माइनस वाई दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस माइनस वाई को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा प्लस वाई। तो मेरा अब ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 था, दिस वाज माय स्टेप 1। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? क्लियर है सब? क्या करना है, जो भी दो इक्वेशन दिया जाएगा उस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज कर लो और उसमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखना है। अब किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखने का मतलब होता है कि उस वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में अकेला रख देना और बाकी सबको दूसरे साइड में भेज देना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को चूज किया था, इक्वेशन 2 को चूज किया था, तो हमने अभी तक इक्वेशन 1 के साथ कुछ नहीं किया है। तो आपका जो स्टेप 2 होगा, तो स्टेप 2 में क्या करोगे, पुट the value of x, पुट बोल सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट विल बी द बेटर वर्ड हियर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द अनटच्ड इक्वेशन, ठीक है, अनटच्ड इक्वेशन to get a linear equation in one variable, to get a linear equation in one variable, ठीक है गाइस। तो अब आपने जब x का वैल्यू को y प्लस 3 लिख लिया, तो अब क्या कह रहा है कि इस x की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कहां पे, अनटच्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे अनटच्ड इक्वेशन क्या होगा, क्या है इसका मतलब, तो आपके पास दो इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। उसमें से हमने इक्वेशन नंबर 2 को हमने पहले सिलेक्ट किया था, तो इक्वेशन नंबर 1 को अभी तक हमने टच नहीं किया। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में हम इस x की वैल्यू को पुट करने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 था मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, x की जगह पे हमने लिखा y प्लस 3, तो y प्लस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो y प्लस वाई 2y हो गया, तो 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हुआ। यहाँ से आपको 2y इज इक्वल टू 2 मिला एंड फाइनली y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, y का वैल्यू 1 आ गया। नोटिस करो कि जब हमने x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया। जब हमने यहाँ पे x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आया कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y। और क्लास 8 में भी आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया हुआ है, जहां पे एक इक्वेशन होता है, एक वेरिएबल होता है, तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। हाँ बनाया होगा जरूर, आप लोगों ने 9th में अगर थोड़ा भी ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब जब ये y आ जाता है तो आप क्या करते हो, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, put this value of y in either equation 1, in either equation 1 or
equation 2 to get the value of x, to get the value of x. तो अब आप इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट करोगे और आप वहां से x की वैल्यू को निकालोगे. तो लेट्स से मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूं. इक्वेशन 1 में अगर पुट करता है कोई, दोनों देख लेते हैं. तो अगर कोई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता है तो x प्लस वाई 5 था. अब आप y का जगह पे 1 रख देते हो, तो y के जगह पे 1 रखोगे तो x प्लस 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5 माइनस 1 4 हो जाएगा. अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करते हो तो इक्वेशन 2 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. वहां पे अगर x का वैल्यू y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया. अब x निकालना है तो माइनस 1 को राइट साइड भेजेंगे, तो राइट साइड भेजोगे तो 3 प्लस 1, यहां से ये भी x का वैल्यू 4 ही आएगा. ठीक है, तो चाहे आप किसी में भी पुट करो आपको यही मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा. तो फाइनली कह सकते हो कि इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस. 3 स्टेप्स करना होता है. पहला स्टेप होता है जहां पे हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें से हम किसी भी एक इक्वेशन को चूज करेंगे. किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके उसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखेंगे. किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके हम एक मिनट गए, एक मिनट. ओके, सो मैं कह रहा था कि सबसे पहला स्टेप क्या है. सबसे पहला स्टेप क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन को चूज किया, उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख लिया. ठीक है, फिर क्या करना है कि वो जो आपने, जैसे यहाँ पे हमने चूज किया था इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 में से हमने x को y के टर्म्स में लिखा है. तो अब आप इस x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो अनटच्ड इक्वेशन में, जो इक्वेशन को आपने चूज नहीं किया था. तो आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को चूज नहीं किया था, तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब आप x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो अब उस इक्वेशन में x कहीं नहीं दिखेगा. तो वो पहले 2 वेरिएबल का इक्वेशन था, उसमें से एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो अब वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा. फिर उस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करके आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे. इस केस में y की वैल्यू 1 आई. ये मेरा स्टेप 2 में हमेशा आएगा. तो स्टेप 2 में हमेशा आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है. फिर आप इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करके वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, जो दूसरा वेरिएबल होता है, और आपको वहां से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व. क्या ये प्रोसेस आप सबको क्लियर है गाइस? इज दिस प्रोसेस क्लियर टू एवरीवन नाउ? कोई पार्ट में दिक्कत है प्लीज अनम्यूट करके पूछिए इंस्टेंटली, कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है तो. कोई दिक्कत किसी को? एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को. नो प्रॉब्लम, ओके ग्रेट. एक काम करते हैं, फिर मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए. हाँ, तो सबको ही सॉल्व करेंगे. अभी सबसे आसान सा क्वेश्चन ही दे रहा हूं. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सबको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. हरी अप, और आपको 5-6 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा. इक्वेशन लिख लिया है तो मैं उस स्लाइड पे जाता हूं, ताकि आप उस स्लाइड को देखते हुए कहीं पे फंसो तो उस स्लाइड को देख सको.
क्या कह रहे हो अंकित? आप तो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन को नेट पे डाल रहे हो और गलती से जूम के चैट में डाल दिए। रागिनी, मेरे ख्याल से गलती हुई है आपके सॉल्यूशन में, चेक कीजिएगा एक बार। आई थिंक थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे। और आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो गाइस, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आई है ना, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लो। स्टार्टिंग पार्ट है, कभी कभार आपको वेरीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप क्या करोगे, आपका जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आया है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लो ना कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं, वहीं से वेरीफाई हो जाएगा। बढ़िया। आकाश ने कर लिया। चलिए, आयुष ने लिखा है 9 इज इक्वल टू 9। तरन कह रहा है इसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यस यस, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व कर डाला, ठीक है, आंसर निकाल रहे थे चैट में बट क्वेश्चन था इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, तो फंस तो गए होगे। अब कहां पे फंसे हो वो बता देता हूं। मान लो कि आपने पहले इक्वेशन में से y को लिखा x के टर्म्स में। पहला इक्वेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आपने यहां से y को लिखा x के टर्म्स में, तो आपका y हो गया 3x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया सेकेंड इक्वेशन में, जो कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 था। अब इसमें जब हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे गाइस, y को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो 9x ही रहेगा, बट ये 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 3 हो रहेगा। दिस इज इक्वल टू 9। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, आपको दिक्कत ये होगी कि ये यार माइनस 9x प्लस 9x तो कैंसिल हो गया, बचा 9 इज इक्वल टू 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। ऐसा वेरीफाई भी कर सकते हो, देखिए दिस इज 3/9। अगर आप इसका रेशियोज को कंपेयर करोगे तो a1/a2 हो गया 3/9, वो हो गया आपका 1/3। फिर b1/b2 हो गया -1/-3, तो ये भी हो गया फाइनली 1/3। एंड c1/c2 हो गया आपका 3/9, वो फिर से हो गया आपका 1/3। तो कई फाइनली हमारे यहाँ पे सारे रेशियोज 1/3 1/3 1/3 ही आए हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करो, और एक काम कीजिए, आप करो, आप क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है इसको रहने देते हैं। अभी मैं जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ अगला मेथड आपको, आप बिकॉज वीकेंड है और हमारी अगली क्लास 2-3 दिन बाद होती है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा। एक मेथड तो हम कर चुके हैं ना, तो लेट्स लर्न मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये भी आसान इंटरेस्टिंग सा मेथड है। दिस इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन मेथड। अगेन इसके नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल को रिप्लेस करते थे दूसरे वेरिएबल से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हैं? अगर आपने अपने दुश्मन को एलिमिनेट कर दिया तो क्या मतलब होता है उसका? गेम्स वगैरह में तो खूब ये वर्ड यूज करते ही होगे। अंकित कह रहा है निकल जाना, मर जाना। गेम्स वगैरह में तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है? स्पेशली ये सब पबजी वबजी वाले गेम्स में आउट, ठीक है, खत्म, उसका वैल्यू खत्म, एग्जिस्टेंस जीरो कर देते हो, सही। तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x plus 3y is equal to let's say 30 and 5x plus 7y is equal to let's say 70, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस दो वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, कौन सा वेरिएबल को खत्म करना चाहते हो। बताओ कौन सा वेरिएबल को खत्म करना चाहते हो? हाँ तरुण बोलो। कौन सा वेरिएबल बताओ, आपका चॉइस क्या है? y, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना। हाँ, प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है टू एलिमिनेट एनी वेरिएबल, make the coefficient of the variable same. To eliminate any variable, make the coefficient of the variable same in both the equations. In both the equations. तो आपने जैसे बोला कि आप y को खत्म करना चाहते हो, तो y को खत्म करने से पहले जो गेम का कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि y के कोफिशिएंट को सेम करना है। अब वो सेम कैसे करते हो आप? कैसे करोगे सेम? बाय multiplying both the equations by a suitable number. By multiplying both the equations by a suitable number. ठीक है गाइस। तो जैसे कि रश्मि 2 और 3 ये y के कोफिशिएंट्स आपको क्या दिख रहे हैं? रश्मि y के कोफिशिएंट्स क्या दिख रहे हैं बताओ? क्या दिख रहे हैं? रश्मि आपको स्क्रीन पे y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 3 और 7, राइट। अब बताओ 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? अगर आप दोनों जगह पे सेम बनाना चाहते हो, दोनों जगह पे सेम कोफिशिएंट लाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टूडेंट्स कि हम पहले देखें कि y का कोफिशिएंट क्या है दोनों जगह पे। तो एक जगह पे आपको दिख रहा है 3 और एक जगह पे आपको दिख रहा है 7। एक जगह पे 3 है और एक जगह पे 7 है, राइट। तो आप उन दोनों का एलसीएम लोगे। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 and 7? What is LCM of 3 and 7? It's 21. LCM of 3 and 7 is 21. तो अब आपको क्या करना होता है गाइस? अब आप दोनों इक्वेशंस का y का कोफिशिएंट को बनाना चाहते हो 21। वो कैसे होगा? मान लो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में अभी 3y है, उसको बनाना चाहते हो 21y।
तो इसके लिए मुझे को इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 7, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 7, आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब खुद सोचो कि अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिनको इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, टेंशन नहीं लेने का, आप पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है हर एक टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो लेट्स से मैं किसी को अनम्यूट करवाता हूं, वो मेरे को मल्टीप्लाई करके बताएगा। चलो फराज, फराज जिंदा हो? ये देखो सेशन ऑन करके निकल चुका है, नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा। ओ चलो अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 में आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2x अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 7 के साथ। कितना मिलेगा आपको? सर x की जगह पे 7 रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। पूरा इक्वेशन का मतलब होता है फराज कि इक्वेशन का हर एक टर्म 7 गुना हो जाएगा। तो अभी आपको जैसे कि सबसे पहला टर्म दिख रहा है 2x, 2x को 7 गुना कर दोगे तो क्या होगा? म्यूट कर लिया फिर से। सर 14x। 14x ना, बस वही पूछ रहा हूं मैं। फिर ये 3y को 7 गुना करोगे तो क्या होगा? सर 21x y। 21y, और लास्ट में कांस्टेंट को 7 गुना करो, बताओ कितना आएगा? सर 210। 210। ठीक है, अच्छा डन। अब सिमिलरली पिंकी मेरे को बताना, तो इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 3 से। 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ तो क्या क्या आएगा टर्म्स? पहला टर्म क्या लिखूंगा? x वाला 15x, उसके बाद 21y 21y, उसके बाद 210 210। 210। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो गाइस, मैंने एलिमिनेट करने का आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम उसके कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो अभी आप देखो कि हमने y को तो सेम कर दिया, y को हमने सेम कर दिया। अब आपको एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना होता है? आप यहाँ पे करते हो सब्ट्रैक्शन, आप यहाँ पे करते हो सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी साइन चेंज करोगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये जिसके कारण ये कट गया और इस केस में तो ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा 14x माइनस 15x। 14x माइनस 15x कितना लिखाएगा? माइनस x लिखाएगा। तो माइनस x का वैल्यू 0 हो गया। माइनस x का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? x का वैल्यू 0। माइनस x का वैल्यू 0 होने का मतलब x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये आ गया मेरा x का वैल्यू। अब जैसे कि याद कीजिए हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया था, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जब हमने एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया था तो उसके बाद हमने क्या किया था? इस y का वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करके हमने x का वैल्यू निकाला था। तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। जब हम एलिमिनेशन कर चुके y का और वहां से हमको x मिल गया, तो अब इस x का वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 पुट दिस value, put this value of x, put this value of x in equation 1 or equation 2 to get y, to get the value of y. ठीक है, सो अब मैंने इक्वेशंस लिए थे 2x plus 3y is equal to 30
मान लीजिए कि किसी ने एक इक्वेशन लिया था मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 और मैंने दूसरा लिया था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 70। तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने x का वैल्यू पहला इक्वेशन में पुट किया है। तो अगर किसी ने x का वैल्यू पहला इक्वेशन में पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 30 हुआ और यहाँ से 3y इज इक्वल टू 30 हुआ तो y का वैल्यू यहाँ से 10 निकल कर आ गया। y का वैल्यू 10 निकल कर आ गया। ओके, अगर कोई दूसरा इक्वेशन में पुट करता है तो भी सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं होता है। तो यह हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 70। तो यहां से आपके पास होगा 7y इज इक्वल टू 70 और 7y 70 हुआ तो y का वैल्यू हो जाएगा 70/10। y का वैल्यू हो जाएगा 70/10 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, 70/7 विच इज इक्वल टू 10। तो देख सकते हो दोनों ही केस में मेरा y का वैल्यू सेम ही आ रहा है। किसी एक में पुट करना, दोनों में पुट करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वेरीफाई करना है आपको। इसके बाद अभी क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो कैसे चेक करोगे? x का वैल्यू 0 निकला है, y का वैल्यू 10 निकला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वेरिफिकेशन पे आ जाए, हम अगर यहाँ पे वेरिफिकेशन पे आ जाए तो वेरिफिकेशन में क्या करोगे आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 के LHS की बात करो। इक्वेशन नंबर 1 का जो LHS है उसमें x के जगह 0 पुट कर दो और y के जगह 10 पुट करो। तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 10, 30 हो गया RHS। इक्वेशन नंबर 2 में भी चेक करना होता है, एक से करोगे तो काम नहीं होगा, दोनों में करना होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 का LHS में अगर पुट करते हैं तो हो गया 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 10। ठीक है, तो 5 इंटू 0 हो गया 0 और 7 इंटू 10 हो गया 70। तो ये अल्टीमेटली 70 आया और मेरा उस सेकंड इक्वेशन का RHS भी 70 है। तो क्योंकि ये दोनों जगह पे LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, hence my solution is verified and my solution is correct. Is this clear to everyone? प्रोसेस समझ में आ गया? कहीं पे Yes, दिक्कत sir. होगी तो एक बार रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा ताकि वो क्लियर हो जाएगा आप सबको। ठीक है, बट दीज आर द 2 प्रोसेसेस। इतना जो हम डिस्कस कर रहे थे मेथड के बारे में, तो हम ग्राफिकल कर चुके। एल्जेब्रिक में 3 मेथड होता है, 2 मेथड आज ही हो गया, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ठीक है, बचेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके बाद। सो होमवर्क क्या करना है मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, बट होमवर्क कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आप इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। आकाश, आई विल अपडेट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, दिव्यांशु एंड एवरीवन, टेस्ट आपको कल पता चलेगा। कल के दिन में हम आपको टाइमिंग्स, डेट्स वगैरह सब कंफर्म करेंगे। ठीक है, अंकित पूछ रहा है IPL कौन सी टीम? हम IPL में छपरा टीम को सपोर्ट करते हैं। चलो, बाय एवरीवन, क्लास इज ओवर। यस, कल टेस्ट नहीं है, कल टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीक है। कल आपको टाइमिंग्स बताएंगे। जिन जिन सब्जेक्ट का चैप्टर्स खत्म हो गया होगा उनका ही टेस्ट रखा जाएगा। बाय सर। बाय 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 Goodbye, सर। sir. बाय 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 बाय, टेक केयर। बाय सर।